हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज दैट इज रिलेटेड विद द कंसेप्ट्स। और हमारी सीरीज का नाम है कंसेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे। सो बेसिकली आज से हमारी सीरीज जिसमें कि रेगुलरली एक वीडियो आएगी फॉर अ पर्टिकुलर कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। और जो हमारी आदत होती है ना डायरेक्ट टू द पॉइंट वन लाइनर पढ़ने की और उसकी वजह से हमारा एग्जाम में कंसेप्ट्स गड़बड़ा जाते हैं, तो वो सिचुएशन आपके साथ ना हो। सो आज का हमारा टॉपिक है यूएनएफसीसी एंड सीओपी 27। आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड उसके साथ साथ सीओपी 27 जिसकी मीटिंग अभी चल रही है। ऑलरेडी आप सभी को पता है शर्म अल शेख में ये मीटिंग चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इंडिया की भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब क्लाइमेट चेंज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो यूएनएफसीसी को भी समझेंगे, सीओपी 27 की इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पे हमारे कंसर्न क्या है, झगड़ा किस बात का है, समझने की बात क्या है, हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, हमारे नेचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इकोनॉमी को तो बहुत आगे बढ़ाया बट एनवायरमेंट को बहुत नीचे फेंक दिया। इस एनवायरमेंट की हमें हर किसी को उम्मीद होती है कि हमें ये देखने को मिलेगा, बट सिचुएशन कुछ अलग होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्बनाइजेशन पूरा है, बट साथ ही साथ जो फ्लड्स हैं या फिर कोई भी टाइप की नेचुरल डिजास्टर या फिर कैलेमिटीज हैं वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। रिसेंट का ही अगर इस साल का एग्जांपल आप देखेंगे, क्लाइमेट चेंज हम सभी को देखने को मिला। जहां मॉनसून का सीजन सितंबर में एंड होता था वो वही अभी आपने देखा अक्टूबर तक वो पूरा एक्सटेंड चल रहा था। उसके साथ साथ जो फ्लड्स थे इस बार पाकिस्तान में हमें बहुत देखने को मिले थे, लास्ट ईयर केरला में। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कभी भी बाउंड्री देख के नहीं आता, तो हम नहीं कह सकते अभी इस पार है तो कल उस पार भी हो सकता है। अब बात यहीं से शुरू होती है। सीओपी 27 में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं जिन्होंने इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिन्होंने इतनी सारी चीजें अपनी इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी पे कब्जा किया, इस डेवलपमेंट की वजह से उसका खामियाजा सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही क्यों भुगते हैं और वो कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम पे या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को कहा जाएगा कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करिए, जो इमिशंस हैं उनको कंट्रोल कीजिए, तो टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होगी। और टेक्नोलॉजी किसके पास है? डेवलप्ड कंट्रीज के पास। पैसा किसके पास है? डेवलप्ड कंट्रीज के पास। तो उसके ट्रांसफर की भी बात होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब आगे इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्सए फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो अपनी आज की इस वीडियो जर्नी में हम यूएनएफसीसी को स्टार्टिंग से समझते हैं। यूएनएफसीसी की अगर आप देखेंगे आजकल न्यूज में पूरा ये आज की ये सारी कटिंग्स आज के न्यूज़पेपर की ही है, द हिंदू की। रोज आपको क्लाइमेट चेंज या फिर जो एनवायरमेंट है इससे रिलेटेड न्यूज देखने को मिलेगी, क्योंकि सीओपी 27 ऑलरेडी चल रहा है। शर्म अल शेख में क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जो नवंबर 2022 में है, ये इंडिया का जो वहां पे पवेलियन है उसमें ये सिंबल बना हुआ है। अब देखते हैं कि यूएनएफसीसी की बिगिनिंग या फिर जनरेशन हुआ कैसे। 1979 में ही विश्व को रियलाइज हो गया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसका कि एक बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग इंपैक्ट हम पे होगा। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बिल्कुल डेवलपमेंट करते ही जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता ही जाए और वो अनकंट्रोल्ड मैनर में हो। तो पहली बार वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बैठी थी 1979 में। 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज को सेटअप किया गया। 1992 में इन्होंने एक अडॉप्ट किया अर्थ समिट, जो कि रियो में हुई, जिसको रियो समिट भी कहा जाता है। वहां पे यूएनएफसीसी को लिया गया। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये तीन चीजें बनी और जिसके अंडर हम यूएनएफसीसी को आज हम पढ़ रहे हैं। ये आज हमारा टॉपिक है। 1994 में आप देखोगे तो यूएनएफसीसी एंटर्स इनटू फोर्स। ये एंटर हुआ फोर्स में या फिर फोर्स में आया मार्च 21 1994 से। 1995 में इसकी पहली मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग किसके बीच में हुई? जो इसकी मेंबर कंट्रीज थी। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 198 मेंबर कंट्रीज आज के टाइम पे है। और जब मेंबर कंट्रीज मिलके एक मीटिंग करते हैं तो उसको सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई सीओपी 1, जो कि बर्लिन में हुई थी। बर्लिन किस कंट्री में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1997 में मैं केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि सीओपी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लगभग हर साल एक मीटिंग होती है। कोविड की वजह से 1-2 साल डिले रहा, अदरवाइज ये रेगुलरली हर साल ये मीटिंग होती है। 95 से स्टार्टिंग हुई,
97 वाला बहुत एक इंपॉर्टेंट था या फिर माइलस्टोन था, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल पे बात की गई, फॉर्मली अडॉप्टेड इन दिसंबर, COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई। अभी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देन COP7 जो 2001 में हुआ, इन्होंने रेटिफिकेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल किया। देन 2002 में आते हैं सीधे, 2002 में COP8 था जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ और इसको दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। अभी तक बातें हो रही थी कि हमें क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को रिड्यूस करना है, ये सारी चीजें। बट यहां पे बिग बात आई कि डेवलपमेंट needs of the poorest countries and the need for technology transfer for mitigating climate change, कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी। आप सभी को पता है इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर कोल एनर्जी डिपेंडेंट, हम कोल की एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं। कोल बर्न होगा तो पोल्यूशन होगा ही होगा, पोल्यूशन होगा तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, फिर से कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने केवल यहाँ पे जो 3 माइलस्टोन चीजें बताई हैं जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल है, न्यू दिल्ली का दिल्ली डिक्लेरेशन, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पे प्लेज ली गई टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम एंड एंडेवर टू लिमिट देम इवन मोर टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीजें इसमें डिस्कस की गई। 2021 लास्ट ईयर ग्लासगो में यूके में COP26 हुई, नेट जीरो टारगेट रखा गया इंडिया की तरफ से 2070। ओके, नेट जीरो टारगेट की भी आगे बात करेंगे 2022 में, अभी क्योंकि शर्म एल शेख पे ये चल ही रही है तो इसके आउटकम्स और एजेंडा भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट चीजें, क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द लिमिटेशन या फिर रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसमें से आपको कैसे याद रखना है, आप 4 याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO2 है, CO नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एंड देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं CFCs। ओके, सो ये सारे हमारे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या फिर जो AC वगैरह है इनसे निकलती हैं CFCs, इंडस्ट्रियल गैस भी इसको कहते हैं, CO2, CH4, मीथेन एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड। ये मेन हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज वर्क कैसे करती हैं, जैसे आप सभी को पता है, जैसे ग्रीन हाउस होता है, पॉली हाउस होता है, हम उसको प्रोटेक्टिव लेयर या फिर शीट से बनाते हैं, उससे उसमें क्या होता है, सनलाइट की जैसी रेज एंटर होती है तो वो ट्रैप्ड हो जाती है। जैसे ही सनलाइट की रेज ट्रैप्ड हो जाएंगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बाहर नहीं जा सकते। सिमिलरली जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस गैस की तरह बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो ये गैसेज हैं CO2, CH4, N2O, ये एटमॉस्फेयर पे निकली हैं और ये हीट को कैप्चर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से कि टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग, देन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर या फिर बाकी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये कब अडॉप्ट किया गया था, मैंने आपको बताया 1997 में जब COP3 हुआ था। देन केम इनटू फोर्स 16 फरवरी 2005 में। 192 कंट्रीज क्योटो प्रोटोकॉल में सिग्नेटरी हैं। देन 2015 COP21 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसमें बात की गई कि हमको जो अपना टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है। दूसरी बात की गई जो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली डिक्लेरेशन में भी आई थी, रिच कंट्रीज शुड हेल्प पुअरर नेशंस बाय प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फंड फाइनेंस। क्यों क्लाइमेट फाइनेंस बनाना है, टू अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज एंड स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी। एक तो वो अडेप्ट कर सके इस क्लाइमेट चेंज को, डिजास्टर्स को सह सके, और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उसकी तरफ शिफ्ट भी कर सके। तो एग्रीमेंट रिक्वायर रिच नेशंस टू मेंटेन $100 बिलियन का ईयर फंडिंग प्लेज बियॉन्ड 2020। ये अभी बहुत एक बड़ा मुद्दा भी है कि ये कब शुरू होगा, डेवलप्ड नेशंस के द्वारा ये किया जाना है। देन अभी जो COP27 ऑलरेडी चल रहा है शर्म एल शेख में, इजिप्ट में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में। सो ये 6 to 18 नवंबर में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, चल ही रहा है। इंडिया विल एम्फसाइज अगेन ऑन द इन्विटेशन टू ऑल कंट्रीज टू ज्वाइन लाइफ मूवमेंट। इंडिया ने एक लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की है, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये क्या है, अ प्रो पीपल एंड प्रो प्लेनेट एफर्ट दैट सीक्स टू शिफ्ट द वर्ल्ड फ्रॉम माइंडलेस and wasteful consumption to the mindful and deliberate utilization of
नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज अ काइंड ऑफ मास मूवमेंट, कम्युनिटी मूवमेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही इसमें करना है। आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये इंडिया का पवेलियन है COP27 में जो अभी शर्मल शेख में चल रही है। ये लोगो है फ्रॉम द पास्ट फॉर द फ्यूचर, ये आप लाइव प्लेटफॉर्म देख सकते हैं और ये इंडियन पवेलियन की फोटोज हैं। देन लाइव क्या है, लाइव का कंसेप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने COP26 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 5 जून 2022 इसी साल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इंडिया ने इस विजन को लॉन्च किया, द लाइव ग्लोबल मूवमेंट, सो दैट कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी इस मिशन को ज्वाइन कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने इसको आपको बताया है कि, और इंडिया में क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मोबिलाइज एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजन टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट इन अ पीरियड 2022 से 27। और इंडिया, विद इन इंडिया में जो हमारा टारगेट है वो है कि 2028 तक एनवायरनमेंट फ्रेंडली अर्बन बॉडीज और विलेजेस को कन्वर्ट करके बनाना। सो दिस इज ऑल अबाउट UNFCCC। कल का न्यूज़पेपर में आप देखा था कि जो इंडिया ने 2017 तक नेट जीरो की बात की है वो कैसे अचीव होगा, एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रोजन पावर, इंडियाज नेट जीरो प्लान। तो ये इंडिया का नेट जीरो प्लान है, की माइलस्टोन ये है। तो बेसिकली हमने ब्रॉडली UNFCCC को डिस्कस किया। क्लाइमेट चेंज आप समझते होंगे, क्लाइमेट चेंज अपने आप में कोई एक बड़ा टॉपिक नहीं है, बट क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो हमारे, हम कह सकते हैं कि अनसस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से हुआ। एक साइड इकोनॉमी है, एक साइड एनवायरनमेंट है, एक साइड लाइफ है, तीनों को का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सो ये सारी चीजें थी UNFCCC एंड COP27 से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और चीजें इसमें डिस्कस करनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वेयर इज द UNFCCC हेडक्वार्टर्स, ये आपको बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमने बीच में कहीं पे भी बात नहीं की, बट क्योंकि जब भी हम एनवायरनमेंट की या फिर लाइफ की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। आप सर्च कीजिए और बताइए कि ये किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन, CO2 एक ग्रीन हाउस गैसेज है, CO नहीं है या नहीं है ये भी आप बताइए। नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, बट क्यों नहीं है ये आप बताइएगा। What is कार्बन सिंक, कार्बन सिंक क्या है, एंड what are the program developed by the government of India to combat climate change in the field of agriculture। आप सभी को पता है कि इंडिया बहुत सारे कदम उठा रही है, चाहे सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो, जो रिलायंस है हमारा वो सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एग्रीकल्चर में भी देखेंगे, मैं आपको हिंट देता हूँ, इसी साल गवर्नमेंट ने बजट में फोकस किया नेचुरल फार्मिंग की तरफ। गवर्नमेंट ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी भूल जाओ, नेचुरल फार्मिंग पे आओ सीधे, है ना। तो अल्टीमेट क्या है कि हमें जितना भी केमिकल्स हैं उनको यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन में। नाइट्रोजन साइकिल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो उसका लॉस एनवायरमेंट में होता है, जो पार्शियल हम कह सकते हैं कि जो कन्वर्जन होता है जब यूरिया का न्यूट्रिएंट उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कंसेप्चुअल वीडियो। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। आप अपना रिव्यू या फीडबैक जरूर दें, एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, सो दैट कि हमारी रेगुलर आने वाली कंसेप्चुअल वीडियो आपको मिल सके। एंड एग्जाम्बी इज committed to make your preparation 50% faster, so if you want to join us, so you can. So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a good day ahead.